हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में। तो यहाँ पर हम लोग आज के सीरीज में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है बिकॉज हमारा जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो जस्ट आपका 2 महीने बाद ही हमारा एग्जाम होना है। तो किसी भी एग्जाम के लिए जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज उससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि कैसे मेरे को प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों ने वो सेशन देखे होंगे, यूपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ कवर करे। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपके साथ कवर करे हैं, तो आज आप देखेंगे कि कैसे अगर आपने वो बेसिक लेक्चर्स पढ़े हैं तो आप इजीली आज के सेशन में मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी आप उन सबको सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहे आपको, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये जो पीपीटी है ये भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ऐप का और आपके टेलीग्राम चैनल का, आप उसको जाके एक बार विजिट करिए, डाउनलोड करिए, वहां पे आपको ये सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। तो जस्ट आप सेक्शन में जाके डाउनलोड करके वहां से इनको रिविजन यूज कर सकते हैं, रिविजन पर्पज के लिए। ठीक है, तो आज का मेरा जो टारगेट है बेसिकली इस सेशन का वो ये है कि फर्स्टली मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, कि आपको 1 मिनट का टाइम भी मिलेगा कि आप सोचिए उसके आंसर के बारे में। देन हम इसके पूरे बैकग्राउंड को भी समझेंगे कि हर एक ऑप्शन में जो बात बोली गई है ये क्या है, और ऑप्शन को भी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो पहले एक बार ध्यान से देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिए। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड। डे 1 के लेक्चर में मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया था, सुधार। आपको मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज हमें ऐड करनी हो, मतलब कुछ भी चीजें हमें ऐड करनी हो, कोई भी चीज हमें रिमूव करनी हो, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कह रहा है कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड। तो जो ये अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कौन आपका इनिशिएट करता है। क्लियर। अब ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला, बाय इंट्रोडक्शन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सेकेंड कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। लास्ट कह रहा है ऑप्शन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल को इंट्रोड्यूस करके किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हम कर सकते हैं। ये कह रहा है इन 4 ऑप्शंस में। अब एक बार आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको समझाया था कि प्रेसिडेंट के इक्वल, आपको मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ये हमारे सेंटर के हेड होते हैं। तो प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है किसी भी बिल में या एक्ट में क्या करना, बिल में आपका साइन करना। आपको मैंने बताया था कि पार्लियामेंट जो हमारा हाउस है, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ को बनाना। क्लियर। तो वो लॉ आपका तब तक इंप्लीमेंट नहीं होता जब तक उसमें प्रेसिडेंट साइन नहीं करते। इट मीन्स कि प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी। तो ये तो आपका अमेंडमेंट बिल इनिशिएट नहीं करेगी, ये तो आपकी लीडर है जो फाइनल अथॉरिटी है। तो पहला ऑप्शन मेरा हट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको भी एग्जाम हॉल में समझना है। आपको मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट के इक्वल हमारे स्टेट में कौन होते हैं, हमारे स्टेट में होते हैं गवर्नर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताइए कि गवर्नर कर सकता है क्या स्टेट का, नहीं करेगा ना, तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन भी मेरा रिमूव हो जाएगा। नाउ आपके पास 2 ऑप्शन लेफ्ट हैं कि बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन राज्यसभा या फिर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हम बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए, आपको भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। तो आंसर वैसे क्लियर हो गया था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में ही कोई बिल इंट्रोडक्शन होगा तभी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, किसी भी हाउस में कर सकते हैं, आइदर दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बस क्या होता है, जब वो फाइनल होता है तो दोनों हाउसेस से उसको अप्रूवल मिलता है। दोनों हाउसेस में कौन आते हैं, लोकसभा, फिर दूसरा कौन आता है आपका, राज्यसभा आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, एनी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर। मैंने आपको समझाया भी था उस समय क्लास में कि एवरी ईयर इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैंने अपने डे 1 के लेक्चर में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये आपका बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजों को लिया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको मैंने बताया था डीपीएसपी
और मैंने आपको यहाँ पे समझाया था फंडामेंटल राइट। आपको बताया था कि पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, पार्ट 4 में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। आपको समझाया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दीज आर दी गाइडलाइंस। एक गाइडलाइंस होती हैं जो आपका जब भी कोई कानून बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, तो इन पॉलिसीज को ध्यान में रखना है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लीगली बाइंडिंग होते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट आपके कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। मैंने हर एक टॉपिक जब आपको पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि वो सोर्स आपका कहाँ से लिया गया है। तो इसमें कहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए 1 मिनट का टाइम मैं हर एक क्वेश्चन में आपको दूंगी सो दैट आप उसको समझिए, फिर आप आराम से आंसर करिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका सी, कहां से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरह के, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि प्रेसिडेंट का कहां से लिया गया है इलेक्शन प्रोसेस, फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए, तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको रखनी पड़ती है, कुछ चीजें है ना, कि कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया, तो आपको ध्यान रखना है। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे तो आपको ये माइंड में क्लियर रखना है कि यस ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टली कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा ये कंसेप्ट आपका लिया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो कह रहा है विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। ये भी सीजीएल 2016 में पूछा है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। ठीक है, कैसी है ये आपकी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं। अब ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखना, डायरेक्ट है या फिर प्रेसिडेंशियल है या आपकी रिप्रेजेंटेटिव है या डिक्टेटरशिप है। काफी इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको समझाया था लोकसभा एंड राज्यसभा। तो क्या यहाँ पे जो हम जो फॉलो करते हैं, क्या हम प्रेसिडेंशियल करते हैं? नहीं ना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यूएसए से तो वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन ही यहाँ पे सुप्रीम है। अब दूसरा कह रहा है डायरेक्ट। अच्छा बताइए कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है क्या हमारे यहाँ पे, डायरेक्टली होते हैं क्या? अगला कह रहा है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप है क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। कोई भी चीज इतनी इजीली पास ऑन नहीं होती है। कोई भी डिक्टेटर नहीं है हमारे यहाँ पे। हम नेपोलियन युग में नहीं है, हम चाइना में नहीं है, हमारे यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन लेफ्ट होते हैं, या तो डायरेक्ट या फिर आपकी रिप्रेजेंटेटिव। अब सोचिए 1 मिनट और फिर मैं आपको आंसर इसका शो करती हूँ। यस बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्टली कोई लीड करता है या फिर किसी तरह से बनता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी जो हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में वो कैसी करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। क्लियर, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज। अब देखिए इसके समझने के लिए आप एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और फिर मैं इसका थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड समझाती हूँ। जब हमारे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हम लोग पहली कंट्री नहीं है जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। हमसे पहले बहुत सारी कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो जब हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आपका अप्रोक्स 3 ईयर्स लगे थे। अगर हम ऐसे बात करें तो 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज का टाइम हमारे यहाँ पर लगा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, जब बात हुई कि अब हमें अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो अलग अलग कमिटीज बनाई गई। ठीक है, जैसे यूनियन फाइनेंस कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, अलग अलग कमिटीज बनाई गई सो दैट आपका जो वर्क का लोड है ना वो धीरे 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 आपका डिवाइडेड हो जाए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो आपकी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसीलिए हमेशा ड्राफ्टिंग कमेटी से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कहा है कि चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब आपको जब अगर इतना भी पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, यानी कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट वन, तो आपको समझ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे फेमस पर्सन कौन है इन चारों में से जिसका नाम आपने सुना है।
फेमस पर्सनालिटी कौन होती है जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होता है? तो आप बताइए, के एम मुंशी ये है, या बी आर अम्बेडकर है, या फिर यहाँ पे लास्ट वन? सोचिए एक बार, आंसर दीजिए, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। यस, इसका आंसर आपका क्या है? किसका नाम सुना है आपने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने आपको बताई एक इंपॉर्टेंट कमेटी में से थी, तो इसका जो पर्सन होगा वो भी कौन होगा? एक इंपॉर्टेंट ही होगा, है ना? तो इनमें से इन 4 पर्सन में कौन ऐसे पर्सन इंपॉर्टेंट है जिनका नाम आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सुना है? वो कौन है? हमारे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला कह रहा है, हु डिसाइड द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? ये क्वेश्चन मैंने आपको जब पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने वहां पर भी कहा था कि मनी बिल को लेके यूपीएससी हो गया, आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, वो यहाँ पर आपको स्टक करता है, आपको फंसाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में क्या होता है कि राज्यसभा जो है वो सुप्रीम बॉडी है ना? तो राज्यसभा के पास मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी, इसीलिए हमें यहाँ पर लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए हम लोग बहुत बार इसको कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो कहा है कि किसके पास जो है वो फाइनल पावर होगी, राइट टू, कौन डिसाइड करेगा कि जो ये बिल है वो मनी बिल है या नहीं है? ऑप्शंस अगर देखोगे तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, पिछली सारी क्लासेस आज के लेक्चर में हमारी रिवाइज हो जाएंगी। मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, पार्लियामेंट में मैंने आपको 2 हाउसेस बताए थे। एक हाउस था आपका लोकसभा, दूसरा हाउस आपका क्या था? राज्यसभा। तो मैंने आपको समझाया था कि लोकसभा के जो हेड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका स्पीकर कहते हैं। और राज्यसभा के हेड को हम लोग क्या कहते हैं? आपका एक टर्म मैंने बताया था जो है आपका चेयरमैन। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा कि मनी बिल है? पहला ऑप्शन कह रहा है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा से समझ आ रहा है ये कौन है? ये हेड है लोकसभा के। अगला कह रहा है ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रेसिडेंट, एंड लास्ट ऑप्शन आपका कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर, कि कौन है जो मनी बिल के रिगार्डिंग यहाँ पे अपना डिसीजन देता है। तो ध्यान से सोचिए और उसके बाद डिसाइड करिए। मैंने आपको क्लास में समझाया था पॉलिटी के कि जो आपका मनी बिल होता है उसके रिगार्डिंग लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो अगर लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है तो लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर है। तो यानी कि कौन डिसाइड करेगा कि बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं? लोकसभा का हेड जो कौन होता है? हमारा स्पीकर होता है। समझ में आ रहा है? तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। राज्यसभा के पास ये लोग 14 डेज के लिए भेजते हैं। प्रेसिडेंट भी मनी बिल को आपका रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मनी बिल आपका प्रायर प्रेसिडेंट की परमिशन से ही हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसीलिए लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है इन द केस ऑफ मनी बिल के केस में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका आंसर तो आपको क्लियर हो गया ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर कौन है अभी हमारे प्रेजेंट में? एनीवन, कोई मुझे कमेंट में बताएगा। मैंने आपको जब स्पीकर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हमेशा एग्जाम में या तो फर्स्ट स्पीकर पूछते हैं या फिर प्रेजेंट स्पीकर पूछते हैं। क्यों? या तो आपके पहले स्पीकर से आएगा जो कि चीजें स्टैटिक हो गई हैं, या आपका प्रेजेंट से आएगा, बिकॉज प्रेजेंट में क्या होता है, चीजें करंट अफेयर के साथ अपडेट होती रहती हैं। तो प्रेजेंट में हमारे स्पीकर अभी कौन है? ओम बिरला जी हैं। और फर्स्ट स्पीकर कौन थे? ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, जीवी मावालंकर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इज लिमिटेड इन। कहां पर गवर्नर की जो है वो पावर थोड़ी सी लिमिटेड होती है। गवर्नर इट मींस कि हेड। कहाँ का हेड? कहाँ का हेड होगा ये आपका हेड होगा स्टेट का। जैसे प्रेसिडेंट हमारे सेंटर के हेड होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ऐसे ही गवर्नर जो है ये हमारे हेड कहाँ के होते हैं? स्टेट के होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर क्या कहा है देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। उसके बाद सेकंड कह रहा है डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री, रिजोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या एसेट ऑन टू दी बिल। सोचो कहां पर ऐसा होगा जहां पर गवर्नर को पावर में थोड़ी सी लिमिटेशंस हो रही हैं, यानी कि इसके ऊपर भी कोई पर्सन होगा जहां पर ये चीजें हमारी लिमिट हो रही होंगी। तो इसको एक बार आप ध्यान से देखिए कि कौन सी ऐसी पावर है जहां पर गवर्नर थोड़ा सा आपका उनके पास कम पावर रहती है। एक बार ध्यान से देख के बताइए मुझे। हेड है स्टेट के, इतना तो क्लियर हो रहा है? बताइए, सोचिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर में, ये तो सेंटर स्टेट के हेड है, तो चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में इनको कोई दिक्कत होगी? इनके पास पावर में कोई रेस्ट्रिक्शंस होंगी? सोचिए।
1 मिनट का टाइम लीजिए और बिल्कुल इन क्वेश्चंस को अपने साथ अटेम्प्ट करिए और एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मुझे बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके करेक्ट हुए आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर में उनके पास थोड़ी ना पावर लिमिट होगी, क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर कहाँ पे आते हैं? चीफ मिनिस्टर हमारे होते हैं स्टेट में, तो स्टेट के हेड तो गवर्नर है हमारे, तो इनकी पावर तो इनसे ज्यादा होगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री को डिसमिस करना है, इसमें भी इनकी पावर ज्यादा होगी। और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्यूशन करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती कहाँ पर है? हमारी स्टेट में होती है, तो स्टेट में कोई भी चीज होगा उसमें सुप्रीम तो हमारे गवर्नर ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ये सारे ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो लास्ट बचेगा आपका, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसके लिए उनको प्रेसिडेंट की सलाह मशवरा लेना पड़ता है, तो वहां पर इसकी थोड़ी सी पावर आपकी लिमिट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बताई थी, वहां पर मैंने आपको ये टर्म बताया हुआ है, डिफरेंशिएशन बताया है। ध्यान से देखिए, हु वाज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है कंट्री का। आपने इसमें कुछ नेम तो ऐसे होंगे जो डेफिनेटली सुने होंगे। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम सुना है, डीवाई चंद्रचूड़, काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। अभी नीट स्कैम हुआ था तब न्यूज में आए थे। कोई भी इंपॉर्टेंट जजमेंट देनी होती है तो भी इनका नाम आपका आता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होते हैं ये आपको पता होगा। ये हेड होते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं आपके? टोटल जज होते हैं एंड उसके साथ आपका एक हेड होता है। तो जो हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको हम लोग कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट को आपका क्या दिलाते हैं? ओथ दिलाते हैं। तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का काम भी कौन करते हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर तो नहीं है, तो ये तो आपके सीजीआई है, तो ये आपका हट जाएगा। सेकेंड कह रहा है अटॉर्नी जनरल, नेक्स्ट कह रहा है लॉ मिनिस्टर एंड लास्ट कह रहा है आपका सॉलिसिटर जनरल। तो एक बार सोचिए, देन वी विल डिस्कस। यस, चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको समझाया था, ऐसे ही एडवोकेट जनरल भी होते हैं। आपको मैंने सीएजी बताया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कंट्री का कौन होता है, आपको ध्यान रखना है अटॉर्नी जनरल जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसी भी कंट्री के, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे हैं, यूपीएससी मैंने एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट समझाया है कि यूपीएससी क्या है, कौन सी बॉडी है, इसके फंक्शन पावर क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके बाद है आपकी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। फिर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नाम आपके सामने अनफेमिलियर है जो ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, which one of the following was established with a definite provision under the article of the Constitution of India? ठीक है, चलो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल यूपीएससी का नाम तो आपने सुना होगा ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। तो यूपीएससी बेसिकली क्या बॉडी है? वो ऐसी बॉडी है जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करती है। सिमिलरली आपको मैंने समझाया था कि यूपीएससी के सिमिलर हमारी कौन होती है? एसपीएससी होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। तो यूपीएससी समझ गए। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नाम में ही समझ आ रहा है, इसको बनाने का मेन पर्पस क्या था कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, उसके लिए आपका ये बॉडी हमारी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। अगला है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन नाम से ही समझ में आ रहा है, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो इस बॉडी का काम क्या है? इस बॉडी का कंप्लीट काम यही है कि पूरे इंडिया में आपके सेंट्रल और स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट और जब भी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव विधानसभा विधान परिषद के इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कराना हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। कोई भी पार्टी, नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, वो रिकॉग्नाइजेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है। एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो विजिलेंस कमीशन का काम क्या होगा? विजिलेंस, देखभाल करना, नजर रखना। तो ये एज एन वॉच डॉग की तरह यहाँ पर काम करती है। तो ये 4 ऑप्शन आप समझ गए। चलो फिर अब आंसर पे आते हैं। कौन सा एस्टैब्लिश किया गया है एक डिफिनाइट प्रोविजन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सी, इलेक्शन कमीशन। एनीवन, कोई मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आर्टिकल नंबर कौन सा है? मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। आप मुझे यूपीएससी का भी बताएंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे इनके
आर्टिकल भी बताएंगे, बिकॉज ये फिर नेक्स्ट ईयर में इनका आर्टिकल भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसको इंटरलिंक करिए अनदर टॉपिक के साथ, उसी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंसेस फ्रॉम द डैश। अब मैं इसको आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अगर आप अर्न कर रहे हैं अपने जॉब से, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या होगा, मंथली पैसा मिलेगा, कहीं से भी मिले, या आपकी जॉब से मिले या आपके स्टूडेंट से आपको मिले। तो क्या होता है, जब भी आपको पैसे मिलते हैं तो आप उन पैसों को दो तरह से डिवाइड करते हो। एक क्या करते हो, जो आपके डे टू डे लाइफ के खर्चे जिसमें चलते हैं। दूसरा क्या होता है, आप कुछ मनी को सेव करके रख देते हो, सो दैट कभी ऐसी कंडीशन आए कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए, या अनफोर्स मतलब कोई चीज आपको बता के नहीं आएगी कि आपका सपोज अगले महीने ऑपरेशन होना हुआ, आपको नहीं पता, आपको पहले से थोड़ी पता है कि आप बीमार हो गए फिर ऑपरेशन होगा। ऐसी घटनाएं जब होती हैं, जब एकदम अलग ही तरह की सिचुएशन है, जैसे सपोज डिजास्टर आ गया, कहीं पे कोविड आ गया था, इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया, तो वो पहले से बता के नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है। एक बजट उसके पास वो होता है जिससे वो रेगुलर खर्चा करती है, दूसरा बजट क्या होता है कि वो बैक में रखती है कि अगर ऐसी कंडीशंस आई तो हम उससे पैसे फिर निकालेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, बस उनको जो है नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकेंड कह रहा है कि ग्रांट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट कह रहा है एड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, एंड लास्ट वन इज द कंटिजेंसी फंड। तो अब क्या वो यूनियन गवर्नमेंट के यहाँ से लेगा? नो, आपने अगर फंड पढ़ा है तो आपको पता होगा कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी, ये अलग अलग तरीके के फंड होते हैं, जिसमें वो अपना फंड का मतलब क्या है, पैसे रख रहे हैं, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा किसी के पास भी नहीं रहता है। तो बताइए अब इसमें ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो होता है जहां से वो डे टू डे लाइफ के खर्चे करती है। तो ये ध्यान रखना, अगली बार वो ये ना पूछ दे कि डे टू डे लाइफ के जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से करती है, वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करती है। तो यानी कि तो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी का खर्चा है, तो रिजर्व फंड कहाँ पर है? रिजर्व फंड उसके पास रहता है कंटिजेंसी फंड में। ये नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये होता है उसके पास आपका रिजर्व फंड। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो यहां से इस फंड से हमारा पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक है। देखिए, वोटिंग क्या है, ये पूछ रहा है कि वोटिंग इज, ऑप्शन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ एरिया हु कंस्टिट्यूट अ यूनिट फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द प्रोसेस बाय विच वोटर एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। बताइए वोटिंग क्या है, किसको क्यों करते हैं हम लोग वोटिंग, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है वोटिंग का, एक लाइन में यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आप ट्राई करिए, क्या होगा इसका आंसर? यस, ये हम लोग वोटिंग क्यों देते हैं, आपने क्लास में भी तो वोट किया होगा, कभी किसी क्लास में रहे होंगे, स्कूल्स में रहे होंगे, तो क्यों वोटिंग करते थे? दो रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो जाते थे तो हम उसमें क्या करते थे, वोटिंग करते थे। तो जिसकी बहुमत ज्यादा होती थी, सपोज दो कैंडिडेट्स खड़े हैं तो जिसकी बहुमत ज्यादा होती थी वो हमारे क्लास का मॉनिटर इलेक्ट होता था। यानी कि एक एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसको, रिप्रेजेंटेटिव को। अभी जैसे इतनी सारी वोटिंग हुई, बीजेपी के लीडर्स हमारे सेलेक्ट हुए, तो क्यों करी हमने वोटिंग, हमने जिसको चुनना था हमने उसको क्या किया, सेलेक्ट किया। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। तो वोटिंग इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? तो आंसर होगा इसका सी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको आज के ही सेशन में बोला था ना कि स्पीकर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनसे हर एक बार क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज एक कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं ना हर एक सब्जेक्ट के। तो जब भी हम क्या कहते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रटे ना चीजों को, हम एक सेलेक्टिव स्टडी करें और एक स्मार्ट स्टडी करें। तो स्मार्ट स्टडी बेसिकली क्या होती है, जब आप समझ जाते हो कि मेरे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आप कैसे समझते हो, जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हो एंड आपको एनालिसिस होता है, एनालाइज करते हो कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नहीं है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है। यही होती है स्मार्ट स्टडी, और हार्ड वर्क तो सब में करना पड़ता है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ये पूछा है। बी आर अम्बेडकर, या फिर जीवी मावलंकर, एन संजीव रेड्डी, या लास्ट वन इज डॉक्टर एस पी मुखर्जी। तो अब मुझे बताओ आप, मैंने आज के सेशन में ही आपको इसका आंसर बताया है। यस, कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, और प्रेजेंट में कौन है, ओम बिरला। चलो
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैं बहुत सारे बच्चों से ऑफलाइन सेशन में पूछती हूँ तो स्टिल दे डू नॉट नो कि कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखो 2015 में पूछ दिया गया है, इतना बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, कौन से इनमें से यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कितने स्टेट्स हैं और कितनी हमारे पास एट प्रेजेंट में यूटीज हैं। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं और अगर हम यूटी की बात करें तो 8 यूटी हैं। अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। पहले हमारे पास 2014 में 28 स्टेट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट हमारा ऐड होता है, इस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं क्या, तेलंगाना। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। आगे जितने भी ऐड ऑन होते जाएंगे आपका बैक ऑफ द माइंड एक फ्लो चार्ट क्लियर होते जाएगा। तो तेलंगाना हमारा ऐड हुआ तो कितने स्टेट्स हो गए हमारे, 29 स्टेट्स हो गए। फिर क्या हुआ, 2019 में आपका एक बिल लाया गया, एक्ट लाया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को आपका स्टेट से ब्रेक डाउन कर दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर को आपका क्या कर दिया, जेएनके को स्टेट से हटा दिया। तो अब स्टेट कितने हो गए, 29 हो गए थे यहाँ पे। अगेन -1 करेंगे तो फिर से कितने हो गए हमारे, 28 स्टेट्स हो गए। क्लियर। अब यूनियन टेरिटरी में 2 आपकी ऐड हो गई, तो टोटल यूनियन टेरिटरी हमारी बीच में कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी। बट फिर 2020 में हमारी दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया, तो एक यूनियन टेरिटरी हमारी कम हो गई। तो अभी कितनी है हमारे पास, 8। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नॉट अ यूनियन टेरिटरी तो कौन नहीं है, नागालैंड आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट्स है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, है ना। ये असम के काफी फेमस 7 सिस्टर्स में आते हैं। तो नागालैंड तो हमारा स्टेट है, तो यहीं से हमें समझ में आ गया कि दादर एंड नागर हवेली जो है और दमन एंड दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया है। तो ये भी हमारी, ये तीनों हमारी क्या है, हमारी यूटीज हैं। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा मेरा सी, दैट इज नागालैंड। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवोल्ट थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी की पावर। अब इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी आपकी आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे कभी भी आ सकती है। वो आपको बता के नहीं आएगी कि अभी मैं क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ, मैं आऊंगी। कभी भी वॉर हो गया, सडन स्टेट की गवर्नमेंट रन नहीं कर पा रही है, तो हर किसी सिचुएशन में आपका हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए आप एक बार थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इमरजेंसी आपकी क्या होती है। इमरजेंसी बेसिकली आपकी 3 तरह की होती है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। पहली इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी होती है आपकी फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी इज 352, आर्टिकल भी ध्यान रखना है, 352। स्टेट इमरजेंसी होती है 356 और फाइनेंस इमरजेंसी होती है आपकी आर्टिकल नंबर 360। तो यहाँ पर ये 3 तरह की हमारे यहाँ पे इमरजेंसी होती है। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल नंबर 352। तो जब भी नेशन की कंडीशन ठीक नहीं होती है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे आपकी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। तो क्या नेशनल इमरजेंसी लगी है, यस बहुत बार लगी है। इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी, इंडो चाइना वॉर के टाइम पे लगी थी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो यस स्टेट इमरजेंसी भी लगती रहती है, लेकिन फाइनेंस इमरजेंसी आज तक हमारी कंट्री में नहीं लगी है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी इमरजेंसी है जो नहीं लगी है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 360 और फाइनेंस इमरजेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल नंबर 352। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया बिकम एप्लीकेबल इन। सिटीजनशिप के बारे में मैंने आपको बताया था, नागरिकता, आपको समझाया था कि इंडिया में हमारी सिंगल सिटीजनशिप है। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब आया था तो उसको लेके ये न्यूज में भी काफी ज्यादा रहा, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब से है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के रेडी हो गया था 1950 में तब से है, या बाद में इनको ऐड करा गया है 51 और 52 में, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आप सोच के बताइए मुझे, फंडामेंटल राइट और सिटीजनशिप क्या स्टार्टिंग से थे हमारे इसमें या बाद में इनको ऐड किया गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। यस, इसका आंसर है आपका 1950। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट था, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, if there is a deadlock between the Rajya Sabha and Lok Sabha over on ordinary bill, it will be resolved by, किसके द्वारा ये रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है।
अब बेसिकली क्या होता है ना, जब दोनों अपने अपने बहुमत अलग अलग विचारों पे दे रहे हैं, लोकसभा किसी और पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, राज्यसभा किसी अनदर पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होता है जब ऐसे कंफ्लिक्ट ऑफ द सिचुएशन होती है तो दोनों हाउसेस को एक साथ बिठा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि जब इन दोनों के बीच में डेडलॉक होगा तो कौन इसको रिजॉल्व करेगा, क्या प्रेसिडेंट करेंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा या ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होगा या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। बताइए, जब दोनों के बीच में डेडलॉक की कंडीशन चल रही है, अभी मैंने आपको समझाया भी कि कौन करेगा, कौन करेगा बताइए। यस, बिल्कुल सही है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होगा। मैंने आपको बताया ना, जब भी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है तो हमारे यहाँ पे ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कर दिया। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब क्या है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा वैसे अपने अपने अलग अलग रोल प्ले करते हैं, लेकिन जब कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या किया जाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा को एक साथ बिठा दिया जाता है। नॉर्मल केस में क्या होता है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा के जो हेड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, यही कहते हैं। और जो राज्यसभा के हेड होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके चेयरमैन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जब ज्वाइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, अब कौन प्रिजाइड करता है, स्पीकर करता है या फिर आपका चेयरमैन करता है, कौन इस सेशन को लीड करेगा, ओवरऑल क्वेश्चन ये है। तो हमेशा ध्यान में रखना, इस टाइम पे जो लीड करता है वो आपका कौन करता है, स्पीकर करता है। चेयरमैन क्यों नहीं करता, बिकॉज चेयरमैन जो है वो आपका हाउस का पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आपको मैंने समझाया था कि जो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ के क्या बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं। इनके लिए कोई भी सेपरेट इलेक्शंस नहीं होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, चेयरमैन भी बन जाएंगे। इसीलिए ये इन हाउस के पार्ट नहीं होते हैं, इन हाउस का पार्ट हमारा स्पीकर होता है। तो जब भी कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है तो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठा दिया जाता है, वहां पर चेयर कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट थर्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट में, जहां पे हमारे आर्टिकल नंबर 12 टू 35 हमारे आते हैं। यहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीजें बताई थी। देखो क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड बी आर अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोला था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 356 तो अभी पढ़ाया है मैंने आपको। देखिए, जो चीजें अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं वही आपको आगे ऑप्शंस में दिखती जाएंगी। तो आर्टिकल नंबर 356 क्या है, ये तो आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है। 352, 356 एंड 360 स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। अब बच गए मेरे पास 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 या 19 या फिर आपका 32। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आर्टिकल नंबर 19 हमें हमारे सब 6 अंदर पार्ट्स भी आते हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, बी आर अम्बेडकर ने, ये भी ध्यान रखना है। तो वो था आपका आर्टिकल नंबर 32। क्यों बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 32 जो है वो आपके रेस्ट जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट की स्टोरी भी थोड़ा समझ लीजिए। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहले हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक राइट को हमारा, इसमें यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 7 फंडामेंटल राइट्स थे, एक राइट्स को हमारा रिमूव कर दिया गया। अभी एट प्रेजेंट में कितने हैं हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट में जो लास्ट वाला राइट जो हटाया गया था वो आपका कौन सा था, वो आपका था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जिसको हटाया गया था वो आपका कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो एट प्रेजेंट में हमारे पास कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर, तो जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनमें से जो लास्ट वाला 6 नंबर का फंडामेंटल राइट है वही है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, फंडामेंटल राइट है। वो क्या करता है, आपके रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, आर्टिकल 32 आपका क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करेंगे। कैसे करता है, यहाँ पर वो आपका रिट इशू करते हैं। रिट अलग अलग तरह के होते हैं, टोटल 5 तरह के रिट होते हैं। तो उन रिट को इशू किया जाता है, जिसके बाद आपके फंडामेंटल राइट के बिहाफ पे आपके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक बार आप ध्यान से देखेंगे, ये है आपके टोटल फंडामेंटल राइट। पहला है राइट टू इक्वालिटी, नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम, उसके बाद अगला क्या है, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। मैंने बहुत डिटेल में सारे फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एक बार देख लेना इन वीडियोस को। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर आप इस बार एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो प्लीज गो एंड मस्ट वॉच ऑल दीज वीडियोस।
कल्चर एंड एजुकेशन राइट, एंड लास्ट आपका बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यही है आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को एंड 226 के थ्रू हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो प्रोटेक्ट करके रखें आपके बेसिक राइट्स को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बार इसको सब कैटेगराइजेशन भी देख लीजिए, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक मैंने आपको बताया 12 to 35 में हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 से लेके कहाँ तक आता है, 18 तक आता है। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, टोटल 25 पार्ट्स हैं। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, किस में आते हैं, आर्टिकल नंबर 19 to 22। ठीक है, उसके बाद है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, जहां पे हमारे आर्टिकल नंबर कितने आते हैं, 23 एंड 24। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आपके आर्टिकल नंबर 25 से 28 में कवर होते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जो आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 29 से 30। एंड लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आपका आता है आर्टिकल नंबर 32। इसी को ही, लास्ट वाले राइट को ही हमारा क्या बोला गया, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करे। आप प्लीज एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो आने वाले जितने भी सेशंस रहेंगे उनमें मैं आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी एंड टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।